हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूं कि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले इस लेक्चर से पहले आप मेरा पहला और दूसरा दोनों लेक्चर जरूर देखें। बहुत आनंद आएगा आपको। फिजिक्स बेहद आसान हो जाएगी आपके लिए, ये मेरी 100% गारंटी है। राइट? तो देखो बेटा, कल हम प्रकाश के ऊपर चर्चाएं कर रहे थे, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए प्रकाश, लाइट। राइट? देखो, कल हम ये बता चुके थे कि प्रकाश किसका पार्ट होता है? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग जो स्वयं तो क्या रहता है? अदृश्य। समझने वाली बात है यहां, लेकिन जिस वस्तु पर यह इंसिडेंट होगा, आपतित होगा, वो हमारी आंखों के रेटिना पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न कर देता है, जिससे हमको वस्तु दिखाई देती है। राइट? यही भाग क्या कहलाता है? प्रकाश। क्लियर? कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो प्रकाश की स्टडी हम यहां पे आज करने वाले हैं। ढंग से ध्यान रखें आप लोग, ठीक है ना? तो ये क्लियर हो गया। अब बात आती है गुण धर्मों के ऊपर। इसके गुण धर्म क्या क्या हैं? तो देखो, सबसे पहली बात, जो एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये स्टडी कर दी थी कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश जो है वो क्या होती है? हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगें। राइट? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना भैया? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। क्यों? ये तो आप भी बता सकते हो अब तो, क्योंकि ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग है। राइट भैया? अब विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में से जो भाग हमको दिखाई देता है उसको प्रकाश कह देते हैं। कल पढ़ाया तो था मैंने। हाँ, तो जो भी बच्चे आज मुझसे कनेक्ट हुए हैं, जो जुड़ रहे हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, वो सबसे पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहला और दूसरा लेक्चर मेरा जरूर देखें, तभी आप तीसरे लेक्चर पर कदम रखें। ये ध्यान रखना आप। अगर आप डायरेक्ट तीसरे लेक्चर पर आए तो आप 2 कदम उन बच्चों से पीछे रहोगे जो बच्चे मुझसे 2 लेक्चर पहले जुड़ चुके हैं। ये आप ध्यान रखें, ठीक है ना? सभी ध्यान रखना जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैक्सवेल ने क्या कहा था? जो प्रकाश है वो कौन सी तरंगें होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। ये 2 बॉक्स हैं, आप ही बताओगे, ठीक है ना? ध्यान रखना भैया, इनके नाम रख देते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो रखो, जो आप कहेंगे ऐसा पढ़ाएंगे। ये ए, ये बी और सी। अब देखो, इसमें तो है वैक्यूम, निर्वात, कुछ भी नहीं भरा हुआ है, इसमें वायु उपस्थित है ही नहीं। इसमें है भैया जल, तो जल के अणु तो बहुत पास पास होते हैं, आपको पता है, ठीक है ना भैया? अब ये है हमारी पूरी कांच की सिल्ली। किसकी सिल्ली है? कांच की प्लेट है। राइट? कोई डाउट नहीं है। अब मैंने यहां से प्रकाश को इसमें इंसिडेंट कराया, आपतित करा दिया मैंने इसमें प्रकाश को। आप समझना जरा इसको ध्यान से, ठीक है ना? अब जब मैंने इसको प्रकाश को इसमें इंसिडेंट कराया है, आपतित कराया है, तो क्या होगा बताओ? जब प्रकाश इसमें से होकर जाएगा तो इसमें तो हो ही जाएगा सीधा, बिल्कुल उसकी चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं आपको, लाइव में। मैंने पहले कह चुका हूं कि इस ऑप्टिक्स में अपन जो हमारी कौन सी है, रे ऑप्टिक्स में, हम वो स्टडी करेंगे जो लाइट में दिखता है, ठीक है ना? निर्वात में। अब इसके बाद जैसे हम प्रकाश को इसमें चलाएंगे, किस में चलाते हैं? जल भरा हुआ है ये, ठीक है ना? जल में जाएगा तो जैसे प्रकाश में एंट्री करेगा तो ये झुक जाएगा, अर्थात इसमें स्पीड कैसी हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, कंपेयर टू निर्वात, वैक्यूम से, ठीक है ना? अब इसके बाद कांच की सिल्ली है, इसमें और भी डाउन हो जाएगी। क्यों? इसमें ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। यहां पर माध्यम सघन है, कंपेयर टू वाटर से, ठीक है ना? ये रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम हो गया, इसके कंपेयर में सघन माध्यम हो गया। तो इसमें माध्यम के कण बहुत पास है, चाल, प्रकाश की चाल बहुत कम हो जाएगी इसके कंपेयर।
तो हम कह सकते हैं सबसे मैक्सिमम जो चाल होती है वो किस में होती है भैया? निर्वात में। उसके बाद तो जैसे जैसे आप मीडियम लोगे, डिफरेंट मीडियम, तो स्पीड भी हमारी अलग अलग होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। समझ आई? कोई डाउट नहीं। तो हम कह सकते हैं दूसरे पॉइंट में कि निर्वात में इसकी जो प्रकाश की चाल होती है वो 2.79 इंटू 10 की पावर 8। कैलकुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो मैं इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट वाली बात नहीं है। 2 पॉइंट क्लियर। मैक्सवेल ने कहा प्रकाश कैसी तरंगें होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें। प्रकाश की निर्वात में सर्वाधिक चाल होती है, कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसके बाद इनमें चाल कैसे निकालें? अब क्वेश्चन बनता है आपका, इनमें चाल अपन कैसे निकालें? तो एक शब्द होता है अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक एक शब्द होता है, उसको मैं इसी चैप्टर में पढ़ूंगा। उसको अपन जैसे जर्नली म्यू से दर्शाते हैं, म्यू बराबर होता है C/V। म्यू अपवर्तनांक हो गया। हर माध्यम का अलग अलग होता है, जैसे निर्वात का 1, जल का 1.33, राइट, कांच का 1.5। आसानी से हम इनमें माध्यमों में चाल निकाल सकते हैं, जिसकी स्टडी हम आगे करने वाले हैं। राइट भैया। तीसरा पॉइंट देखें जरा आप, ये नोट हो गया, समझ में आ गया होगा? क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे हो आप, जो कि वही बच्चे अच्छे जो मेरे मुझसे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, बार बार अपना होमवर्क भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ये नहीं आपने एक बार पढ़ लिया फिर रख दिया सदा सदा के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिजिक्स हमेशा प्रैक्टिस से अच्छी होती है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना हमेशा। तीसरा पॉइंट, प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो शुरू में हम चर्चा कर चुके थे, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, इसके ऊपर मैं चर्चाएं करूं थोड़ी सी। देखो फिजिक्स में अप्रोक्सीमेटली चलता है, लगभग चलता है, तो हम कहीं बुकों में आपको 4000 एंगस्ट्रॉम भी मिल सकता है, और कोई सर आपको 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम भी लिखा सकते हैं, तो आपको डाउट में नहीं रहना है, वो सर भी सही है, ठीक है ना? लेकिन एक्यूरेट आपको ये लिखा मिलेगा किताबों में जो ये होता है, ठीक है ना भैया? नैनो में चेंज करें तो ये ऐसे भी हो सकता है 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक। राइट भैया। चौथा पॉइंट, प्रकाश हमेशा एक काल्पनिक सरल रेखा के रूप में गति करता है। प्रकाश है ना, वो हमेशा हमेशा काल्पनिक सरल रेखा के रूप में गति करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। ठीक है ना? 4 पॉइंट, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। अगर ये तीर का चिन्ह इधर लग रहा है तो प्रकाश किधर जा रहा है? बताओ, इधर जा रहा है। अगर ये तीर का चिन्ह मैंने ऊपर लगा दिया तो प्रकाश किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। अगर मैंने ये ऐसे लगा दिया तो किधर जा रहा है? बताओ, नीचे जा रहा है। सीधी सी बात है। तो ये तीर का चिन्ह है वो प्रकाश किरण को दर्शाता है, मतलब मीन्स प्रकाश ऐसे जा रहा है, ठीक है ना? अगर इनका जो समूह है, पुंज है, ये 5th पॉइंट, ऐसे मैंने समूह बना लिया, ये समूह, ये क्या कहलाएगा मेरा? प्रकाश किरण पुंज। क्या कहलाएगा? देखो समूह है, एक या एक से अधिक किरणें हैं हमारी, तो ये कहलाएगा मेरा प्रकाश किरण पुंज समूह, ठीक है ना? बीम, लाइट बीम, राइट? ये नोट करें आप लोग। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना? तो ध्यान रखें जब वो, अब देखो सबसे पहले इसको एक डायग्राम से विजुलाइज करें तो बहुत अच्छा होगा, डेफिनेशन तो आसान से बन जाएगी। अब देखो एक प्लेन सरफेस है। अब एक बात तो ध्यान रखना आप लोग, एक मैंने प्लेन सरफेस, कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि मैं दोनों को बताऊंगा, ये टाइप्स में आ जाता है रिफ्लेक्शन के अंदर। अब यहां से एक प्रकाश रे ऐसे जा रही है इस प्रकार से, राइट? तो क्वेश्चन आता है कि सर आपने तिर्यक ही क्यों ली, तिरछी ही आपने क्यों कराई? इसका भी एक लॉजिक है, बता दिया जाएगा, ठीक है ना? जहां टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। ये पॉइंट मैंने ओ डाल दिया, ये पॉइंट मेरा ए है,
जहां टकराती है उसे आपतन बिंदु कहेंगे, और आपतन बिंदु पर हमेशा हमेशा क्या बनाया जाता है? अभिलंब। ये अभिलंब हो गया। जितना ये एंगल मेरा बन रहा है, तो ध्यान रखना इस बात को जरा, अभिलंब, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। तो जितना कोण ये बन रहा है, ये किरण का व्यवहार है, ये बहुत, इसका गुण कहें अपन, बहुत अच्छा बिहेवियर, समान कोण बनाते हुए ये चली जाएगी। ठीक है ना? जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये। इस घटना को, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अब क्वेश्चन बनता है क्या सर इससे अपवर्तन नहीं होगा? 100% होगा अपवर्तन भी, ठीक है ना? लेकिन हमेशा ध्यान रखना ये दोनों फिनोमेना एक साथ साथ होते हैं, लेकिन ज्यादा डोमिनेट अगर परावर्तन हो रहा है, मान लो यहां पे 99% परावर्तन हो रहा है इस सरफेस से, ज्यादा डोमिनेट कौन हो रहा है? परावर्तन। तो हम यहां पे डोमिनेट परावर्तन को ही करेंगे, ठीक है ना? अपवर्तन को अपन कम डोमिनेट करेंगे। अगर मान लो यहां पे 99% या 90% अपवर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम रिफ्लेक्शन को डोमिनेट मानेंगे। राइट? इस बात को ध्यान रखना, दोनों फिनोमेना होते साथ साथ हैं, ठीक है ना? तो अपन इसीलिए, तो अपन क्या करते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, तो हम अलग अलग की स्टडी करते हैं। उसके लिए हम एक मिरर ले लेते हैं जिससे प्रकाश नीचे जाता हुआ आपको विजुअलाइज ना हो, राइट, जिससे जल्दी समझ में आ जाए बच्चों की में, ठीक है ना बेटा? इसलिए ये करते हैं। तो इसलिए मैंने इसको इस सरफेस पर नीचे पॉलिश कर दी। तो ये आपको लग रहा है एक परिसीमा हो गई है। क्या हो गई? परिसीमा, राइट, पृथककारी सतह है, ठीक है? ये अविलंब हो गया। समान कोण बनाया है, ये ध्यान रखना, इसका व्यवहार कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ये जैसा है इसका व्यवहार हमेशा, कोई सा भी युग हो हमेशा एक जैसा ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना? अब देखो यहां पे हमेशा एक बात और ध्यान रखा करो आप लोग, रिप्रेजेंटेशन का तरीका शानदार होना चाहिए सबको। सेकंड फिजिक्स एक ही बात कहती है कि मुझे रिप्रेजेंट करते हुए चलो और आपको शानदार नंबर में दिलवाती चलूंगी, ठीक है ना? तो देखें, ध्यान रखें, ओ ए कौन सी रे है? ये इंसिडेंट रे, ठीक है ना? बोले तो आप आपतित किरण, आपतित किरण। ओबी कौन सी होगी? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना? ओबी होगी हमारी, राइट, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ओ एन नॉर्मल, इसको कहेंगे अपन अविलंब, ठीक है ना? ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, राइट, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अच्छा, अब बात आती है हमारी, ओ क्या है? ओ पॉइंट ऑफ, क्या है बोलो? इंसिडेंस, राइट, मतलब आपतन बिंदु, आपतन क्या? बिंदु, राइट। ओएन ये हो ही गया। अब एंगल आई, ध्यान रखना, एंगल ऑफ क्या होगा? इंसिडेंस, आपतन कोण, आपतन कोण बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये आपतन कोण किसे कहेंगे बताओ? इंसिडेंट एंगल किसे कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, यहां लिख देता हूं मैं, आपतन कोण क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण एवं, ध्यान रखना इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आपतित किरण एवं अविलंब नॉर्मल के बीच
का कोण, राइट। एंगल आर, एंगल ऑफ बोलो रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन कोण, परावर्तन कोण किसे कहेंगे? अभिलंब एवं रिफ्लेक्ट रे के बीच का कोण, बीच का जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण, ठीक है ना भैया। ये बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए आपको, ठीक, कोई डाउट नहीं। अब देखो ये डेफिनेशन अब क्लियर हो जाएगी। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर, ठीक है ना, उसी माध्यम में, कौन से माध्यम में? उसी माध्यम की परिसीमा से टकराती है, ठीक है ना, या यूं कह लो, आप यूं भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे माध्यम की परिसीमा से टकराती है, ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाली परिसीमा है, से टकराती है, तो टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में चली गई। जैसे देखो ये मिरर, ठीक है ना, आपकी समझ में आना चाहिए। मैं तो लेबोरेटरी को यहीं खोल दूंगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, यहीं मेरी लैब है कि जिससे बच्चों की समझ में अच्छे से अच्छा आए। देखो ये मिरर है, प्लेन मिरर है, जब इस पर देखो ऐसे रेज जा रही है, ऐसे इंसिडेंट ऐसे आपतित हो रही है, इससे टकराएगी, क्या वो नीचे जा पाएगी? कुछ मिरर की मोटाई होगी, मैं मानता हूं, उस मोटाई के कारण क्या होगा? प्रकाश कुछ अवशोषित हो जाएगा, लेकिन वो फिनोमेना हमको दिखेगा नहीं। ये रे गई और ये रे चली गई, ठीक है ना, इससे टकरा करके। तो ये घटना किसमें होती है? प्लेन मिरर के लिए है, ठीक है ना। तो जिस माध्यम से आई और उसी माध्यम में चली गई, ठीक, इस घटना को अपन क्या कहेंगे? परावर्तन, कोई डाउट नहीं, क्लियर भैया। देखो ये डायग्राम अच्छा है। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, ठीक है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है डिफ्यूज, विसरित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन के कारण ही हम अपना चेहरा मिरर में देख पाते हैं। कैसे? अब देखो ध्यान रखना, नियमित परावर्तन के कारण कैसे देख पाते हैं? ये मिरर है, आप भी देख लो, ये मिरर है, दिख रहा है ना सभी को। अब मैं अपना चेहरा कब देख पा रहा हूं इसमें बताओ? जब मैं इसके सामने हूं। मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स ये हुआ, जब मैं परावर्तित किरणें उस वस्तु से टकराकर मेरी आंखों में पहुंचेंगी, किसमें पहुंचेंगी? मेरी आंखों में पहुंचेंगी, तभी मुझे वो वस्तु दिखाई देगी, अन्यथा मुझे वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो नियमित परावर्तन के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे अब ये मिरर है, आपको दिख रहा है सभी बच्चों को। अब इस मिरर के सामने मैं खड़ा हो गया, तो अब क्या होगा? सूर्य का प्रकाश, मैं ऑब्जेक्ट हूं, मेरे से टकरा करके मिरर में पहुंचा, और मिरर से टकरा करके प्रकाश कहां पहुंचा? मेरी आंखों तक, तभी तो मैं दिखाई दे रहा हूं उसमें। क्लियर? अगर मैं ऐसे हो जाता, क्या मुझे दिखाई देगा? नहीं देगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से तो हो सकता है उस पर किरणें जा रही हो, लेकिन वो टकरा करके मेरी आंखों तक नहीं पहुंच रही। इस बात को ध्यान से समझ लेना। तो नियमित परावर्तन का एग्जाम्पल ये हो गया आपके सामने, ठीक। अब देखो विसरित परावर्तन का एग्जाम्पल। अब विसरित परावर्तन का एग्जाम्पल समझने से पहले आप देखो, ये गत्ता है ये, अब इसके सामने मैं खड़ा हूं, ये कौन सा परावर्तन हो रहा है? देखो, क्या मैं देख पा रहा? नहीं, रेस तो जा रही है, 100% रेस जा रही है, मुझसे टकराई सूर्य की किरणें, वो टकरा करके जा रही हैं इसके पास, लेकिन वो टकरा करके क्या हो गई? फैल गई, एक साथ वो नहीं मिली मेरी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जर्वर की आंखों में, प्रेक्षक की आंखों में एक साथ जाकर के नहीं मिली, इसलिए मेरा प्रतिबिंब इससे नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? किसका एग्जाम्पल हुआ? ये डिफ्यूज परावर्तन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, विसरित परावर्तन। अखबार से, दीवार से, और इस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से, विसरित परावर्तन की वजह से ही जो आकाश है वो हमको नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। अच्छा, ध्यान रखें, और नियमित परावर्तन की वजह से हम अपना चेहरा मिरर के सामने देख पाते हैं। तो
परावर्तन हम आपको पढ़ा चुके हैं। परावर्तन के प्रकार हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। परावर्तन दो प्रकार का होता है बता दिया है, नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन हमेशा किससे होगा? एक मतलब चिकनी सतह, स्मूथ सरफेस या प्लेन सरफेस से होगा। ये प्लेन सरफेस है, ठीक है ना। कल ही मैं आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, आपको क्लास में कंटिन्यू बने रहना है। और ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, इससे विसरित परावर्तन होगा, ठीक है ना। इस आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।